बार आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की आप सभी के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कल हमने नीति निर्देशक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो उनके क्रियान्वयन में सहायक है, जिससे जो देश का विकास होता है, अर्थात वे कार्यक्रम जो नागरिकों की भले के लिए या देश के विकास के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम नीति निर्देशक तत्वों के उदाहरण और कार्यक्रम मानते हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया था। सबसे पहले भूमि सुधार, दूसरा पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन, तीसरा पंचवर्षीय योजना। इन तीनों बिंदुओं को हमने बारी बारी से समझा। उसके लिए आपको एक और बताई थी मैंने कि पंचायती राज्य व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई, तो हम लिख देंगे उसका उत्तर 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। चलिए याद। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा बिंदु है कमजोर वर्गों का कल्याण। बिंदु है कमजोर वर्गों का कल्याण। देखिए, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का ही उदाहरण है, उन्हीं के ही कार्यक्रम है। आपको एक लाइन आपको मैं पुनः बता देता हूं कि नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में न्यायपालिका भले ही सहयोग नहीं करती है, परंतु सहयोग के तौर पर निर्माण में सहयोग नहीं करती है। सहयोग किसका करती है? जनता, क्योंकि इसके पीछे किसकी शक्ति होती है? जनमत की शक्ति। क्योंकि कहीं भी अगर ऐसा लगे कि सरकार द्वारा, सरकार की विधि द्वारा या सरकार की योजना द्वारा कहीं भी ऐसा लगे कि व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम न्यायपालिका की शरण में जाकर उनकी प्राप्ति या उससे निजात पा सकते हैं। जैसे कमजोर वर्ग में हम जानते हैं, कमजोर वर्ग में मुख्य तौर पर मैंने आपको अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के बारे में अध्ययन कराया था। आपको याद हो तो संविधान की हमने विशेषता पढ़ी थी और उन विशेषताओं में ही ये बिंदु था। इनमें कहा गया था कमजोर वर्ग कौन कौन से वर्ग लेते हैं हम? एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय। तो इन लोगों की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। इनके लिए आरक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। आपको पता था प्रारंभ में 1960 में इनके लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए आरक्षण
की व्यवस्था की गई थी। जैसे अपन मान लेते हैं अनुच्छेद 335 और है, इसी में जिसके माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत? 27%, जिससे कि ये लोग देश में समान स्थिति में हो रहे हैं, इनका भी समान मात्रा में विकास हो सके और ये इनका समान रूप से इस आरक्षण का उपयोग करते हैं और अपनी स्थिति में सुधार करते हैं। तो कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हमारे भारतीय संविधान द्वारा या नीति निर्देशक तत्वों के कार्यक्रमों द्वारा या उनके उदाहरणों द्वारा उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसा आप जानते हैं 95वां संविधान संशोधन आता है, जिसके द्वारा इनके 10 वर्ष के आरक्षण के कार्यकाल को पूरे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उन लोगों की स्थिति में सुधार आए और वो भी अपनी आजीविका, अपना जीवन यापन सही तरीके से पूरा कर सके। तो ये हो गया कमजोर वर्गों का कल्याण। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। देखिए इसमें समाज के विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसे कि अपन मान लेते हैं पेंशन सुविधा, पेंशन उदाहरण में कौन सी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा विकलांग, उनके लिए पेंशन, मनरेगा। जानते हो मनरेगा क्या है? जी, मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। पेपर में कई बार पूछा गया है, जिसका निर्माण किया गया था सन 2005 में। तो ये सुविधा दी गई है जिससे ये लोग अपना जीवन यापन कर सके तथा किसानों के लिए भी सहायता, जैसे आप जानते हो हर जिसके पास जमीन है उनके लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्तें किसानों के खातों में आती है, जिससे वो कृषि करने में उसको सुविधा होती है। तो समाज की सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है कि जो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, वृद्धावस्था में हो चुके हैं, उनके पास अपनी जीविका जीने के लिए कमाने का साधन नहीं है, तो उनके लिए सरकार द्वारा सहायता की जाती है। जैसे पेंशन के तौर पर उनको पेंशन दी जाती है, विधवा कोटे में भी पेंशन दी जाती है, विकलांगों को भी पेंशन दी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित हो या अशिक्षित हो उनके लिए 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें रोजगार कितने दिन का दिया जाता है? 200 दिन का। इसका निर्माण किया गया था 2005 में। किसानों के लिए सहायता के तौर पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जिनमें 2-2 हजार की 3 किस्तें उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट है
देखिए अगला पॉइंट है न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था में सुधार। देखिए सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत व त्वरित न्याय प्रणाली का निर्माण किया गया। देखिए महाराजा हम संविधान की विशेषता पढ़ते हैं कठोर एवं लचीला संविधान। तो हमारा संविधान जो है कठोर एवं लचीला है, तो इसी कारण कानून में कुछ जटिलताएं पाई जाती हैं। तो उनके लिए जो वास्तव में ही अशिक्षित हैं, गरीब हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। तुरंत ये होता है कि जैसे कि आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, सरपंच का चुनाव है, एमपी का चुनाव है या एमएलए का चुनाव है, और किसी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है और वो चुनावों में खड़ा हो जाता है, और शायद जब तक वो अपना कार्यकाल पूरा करे हमारे न्याय की प्रणाली के आधार पर, तब तक उस पर वो केस चलता रहे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तुरंत न्याय की व्यवस्था की गई है, जो उस एवज में जो धारा लगाई गई है उस व्यक्ति पर, उस आधार पर उस व्यक्ति का फैसला किया जाता है, और जिससे कि या तो वो चुनाव लड़ भी सकता है, अगर दोषी पाया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। इसीलिए न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु सस्ता और शीघ्र न्याय पाने हेतु लोक अदालत और त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला है, ये अब बिंदु 6 हो चुके हैं। वैसे 6 ही पॉइंट बहुत होते हैं 6 अंकों के लिए, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट आपको और सरलता के तौर पर, जैसे 86 में संविधान संशोधन द्वारा 86 में संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई चलिए यहाँ तक। नेक्स्ट 8वें पॉइंट में हम अगर चले, जिसमें क्या होता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मूल अधिकार दिया गया? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में से हटाया गया। अंतिम बिंदु 9, सरकार द्वारा समानता के लिए स्त्री व पुरुषों को समान वेतन
दिया जाना चाहिए। देखिए ये अपना क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। 3 हमने कल पढ़े ही लिए, भूमि सुधार, पंचायती राज और स्थानीय शासन। उसके बाद हमने पढ़ा था योजना कि पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हमने पढ़ा है समाज के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना है, न्याय व्यवस्था में सुधार। उसके लिए आप समझाते हैं न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत और त्वरित न्याय प्रणाली का निर्माण किया जाए तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से सन में? सन 1979 में हटाया गया। सरकार द्वारा समानता के लिए स्त्री व पुरुषों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में दिए गए राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करो। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें सभी के लिए जो समान नागरिक हैं, जो सभी व्यक्ति हमारे देश में मौजूद हैं, उनके लिए कल्याणकारी अवसर प्रदान करने हेतु उनके जीविका जीने के लिए उनके और विकास करने हेतु समान अवसर, उचित अवसर, योग्यता के आधार पर अवसर, कल्याणकारी नीतियां और विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। उन संरक्षणों को देखते हुए हम अपने इस तत्वों की व्याख्या करते हैं कि राज्यों के लिए कौन कौन से उचित अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वो अपना विकास करते हैं और अपने जीविका जीने में मदद करते हैं। जिसमें हम पहला लक्ष्य करते हैं, सबसे पहले आदमी को जीवन जीने के लिए आर्थिक स्तर पर पैसे संबंधी मजबूती प्रदान करना बहुत ही अनिवार्य है कि बाप बड़ा रवैया सबसे बड़ा रुपया। देखते हैं, पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी। पहला बिंदु है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। सबसे पहले हम जानते हैं पहला पॉइंट जो होना चाहिए, स्त्री और पुरुषों को समान अवसर व समान कार्य के लिए समान वेतन।
देखिए, इन तत्वों के माध्यम से स्त्री पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही हमारा संविधान भी कहता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो संविधान की दृष्टि में दोषी माना जाता है। दूसरी स्थिति में कि जो जिस पद पर आज भारतीय पुरुष जा सकता है शिक्षा के आधार पर, उसी पद पर उसी शिक्षा के माध्यम से ही उसी पद पर हमारी स्त्री भी पहुंच सकती है। और दोनों के लिए, उसी पद के लिए जो वेतन पुरुष के लिए दिया जाता है वही वेतन स्त्री के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। कहीं भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट जो मुख्य माना गया है, संपत्ति व उत्पादनों के साधनों का केंद्रीकरण न होकर लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। दूसरा, सभी नागरिकों को योग्यता के आधार पर पद प्राप्त होने चाहिए। नंबर 4, इन तत्वों के आधार पर बच्चों के विकास के लिए अवसर प्रदान होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं इन तत्वों के लिए कि भारतीय संविधान में दिए गए राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करो। 6 अंक का पेपर में आता है, ऐसे ऐसे करके 4 बिंदु हैं। उन 4 बिंदुओं के तहत और भी बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हम लाइन से क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य तत्व है उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए कि जब तक जिस घर की अर्थव्यवस्था सही नहीं होती है, आगे के लिए उसकी कोई व्यवसाय की ओर या रोजगार की ओर उसका कोई भी ध्यान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले कोई व्यापारिक दृष्टि से भी अगर देखें, जीवन चलाने की दृष्टि से अगर देखें, तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी होना एक व्यक्ति के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होना अति आवश्यक है। सबसे पहले स्त्री पुरुषों के लिए समान अवसर होने चाहिए। जिस पद पर स्त्री जा सके, पुरुष जाता है, उसी पद पर स्त्री भी जा सकती है, तथा उसी के साथ दोनों के लिए समान कार्य अगर कर रहे हैं दोनों, तो समान वेतन भी उपलब्ध कराना चाहिए। उनके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा अगर कहीं भी भेदभाव होता है तो आप भी दोषी, संविधान की दृष्टि में दोषी माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि संपत्ति और उत्पादन, आय का जो स्रोत है राज्यों का,
कहीं भी ऐसा नहीं हो कि एक राज्य में तो इंडस्ट्रियल एरिया खोल दिया और एक राज्य में नहीं है, तो उन ऐसे संसाधनों का, ऐसे उत्पादकों का केंद्रीकरण, मतलब एक स्थान पर केंद्रीकरण न होकर सार्वजनिक विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, अर्थात सभी जगह होने चाहिए कि जिससे सभी राज्यों में अपने अपने विकास कर सके, वो रोजगार कर सके, हर व्यक्ति अपने दिनचर्या के अंदर वहाँ कार्य करे और अपना भोजन यापन कर सके, अर्थात सभी के लिए रोजगार के अवसर उचित मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। सभी नागरिकों को, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या अल्पसंख्यक हो या और कोई भी समुदाय से संबंधित रखता हो, तो सभी नागरिकों को पद जो भी दिए जाए उसके आधार पर दिए जाने चाहिए, योग्यता के आधार पर। इसके अतिरिक्त नीति निर्देश तत्वों में ये नहीं कि युवा वर्ग के लिए या वृद्धावस्था के लिए या और उन्हीं के लिए ध्यान दिया गया है, बच्चों के लिए नहीं दिया गया, नहीं, बच्चों के लिए भी ध्यान दिया गया है। इन तत्वों के आधार पर बच्चों के विकास के लिए भी अवसर प्रदान होने चाहिए, जिससे बच्चे भी अपना विकास कर सकें। ये हमारा पॉइंट आर्थिक सुरक्षा संबंधी यहाँ पर समाप्त होता है। अगला पॉइंट हम कल करेंगे। नमस्कार।